हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 37 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हु हैड व्हाइल फास्टिंग इन द प्रिजन रिटन टू द ब्रिटिश गवर्नर द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन में लिव, टुडे आई मस्ट डाई सो दैट इंडिया में विन फ्रीडम एंड ग्लोरी। जेल में उपवास के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ब्रिटिश गवर्नर को लिखा था, व्यक्ति को अवश्य मर जाना चाहिए ताकि राष्ट्र जीवित रहे, आज मुझे अवश्य मर जाना चाहिए ताकि भारत को स्वतंत्रता तथा गौरव की प्राप्ति हो सके। ए जतिन दास, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जतिन दास। ये जतिन दास आपको ध्यान है 1929 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और ट्रायल इनका हुआ था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। ये लाहौर जेल के अंदर थे भगत सिंह औरों के साथ और इन्होंने 63 डेज तक हंगर स्ट्राइक रखी थी, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने स्ट्राइक इसलिए की थी क्योंकि जेल के अंदर जो इंडियन प्रिजनर्स थे, इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इनकी जो कंडीशन थी बुरी थी एज कंपेयर टू यूरोपियन प्रिजनर्स। तो इन्होंने इक्वालिटी की डिमांड के लिए यहां पे स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी अहिंसा कुड नॉट बी कंस्टिट्यूट टू मीन। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ किस रूप में नहीं लगाया जा सकता है। ए ट्रुथ यानी सत्य, बी अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ लॉ कानून की एक सकारात्मक अवस्था, सी टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट गलत तथा अनुचित को बर्दाश्त करना, या डी डूइंग गुड इवन टू द इविल डूअर्स बुरे लोगों के साथ भी अच्छा करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गलत तथा अनुचित को बर्दाश्त करना, यानी कि टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट, ये चीज गलत है अहिंसा की। गांधी जी कहते थे ये किसी गलत या अनजस्ट चीज को टॉलरेट करना ये अहिंसा नहीं है, ये एक कायरता है, इट इज कावर्डाइज। ये जैसे गांधी मूवी एक है रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी जिसको कि ऑस्कर मिले थे, जिसमें बेन किंग्सले ने रोल प्ले किया था गांधी जी का, और भानुअथैया को इसके लिए इसमें वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था। ये इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर था। तो इसका एक जैसे डायलॉग था, वेयर एवर देयर इज इनजस्टिस आई ऑलवेज बिलीव इन फाइटिंग, बट द क्वेश्चन इज डू यू फाइट टू चेंज थिंग्स और डू यू फाइट टू पनिश। तो मतलब जो पनिशमेंट थी कि उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दें, और अगर आपको कुछ बदलना ही है तो फिर इसके और भी बेहतर तरीके हैं, बजाय के किसी का गला काटने के या रेल की पटरियां उखाड़ने के और के, आप अच्छे तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये इस मूवी का डायलॉग था, काफी इंस्पिरेशनल डायलॉग था, काफी पसंद है मुझे भी। नेक्स्ट, विच नेशनलिस्ट हैड स्टाउटली प्रीच्ड बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन, प्राउडली क्लेम आई एम एन इंडियन। किस राष्ट्रवादी ने दृढ़ता पूर्वक कहा था, गर्व कीजिए कि आप भारतीय हैं, गर्व से कहिए कि मैं भारतीय हूं। ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, द फर्स्ट बंगाली ड्रामा रिटन टू हाईलाइट द ब्रुटैलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स वाज। प्रथम बंगाली नाटक जिसे अंग्रेजी नील बागान मालिकों की क्रूरता को दर्शाने के लिए लिखा गया था, कौन सा था। ए रस्तगोफ्तार, बी नील दर्पण, सी सोम प्रकाश या डी इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नील दर्पण। इसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, 1860 में पब्लिश हुआ था। क्या चीज ये दिखाता था कि जो ब्रिटिश जो प्लांटेशन ओनर्स थे ये कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये पीजेंट्स को, ये इंडिगो प्लांटेशन के लिए। तो ये इस चीज को दर्शाता था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई की किस लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। ए झांसी, बी कानपुर, सी ग्वालियर या डी कल्पी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। झांसी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई क्या था कि जैसे ये झांसी या कल्पी ये ब्रिटिश के हाथ में आ गया मई 1958 में, तो इन्होंने ग्वालियर में शेल्टर ली। लेकिन ग्वालियर का जो किंग था वो विलिंग नहीं था कि वो अपना फोर्ट गिव अप कर दे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो ट्रूप्स थे इन्होंने प्रेशराइज किया, तो इसके बाद फिर इन्होंने इस फोर्ट का पोजेशन ले लिया उस किंग से। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही ग्वालियर पे अटैक कर दिया और इसके अंदर ग्वालियर के अटैक में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी और वहां पे इनकी डेथ होगी लड़ते लड़ते। और इसके बाद फिर ये जो ग्वालियर का फोर्ट था ये रिबेल्स से छुड़ा लिया गया।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कंसिडर्ड एज द रेवोल्यूशनरी इरा इन इंडियन हिस्ट्री? निम्नलिखित में से किस अवधि को भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी युग माना जाता है? ए 1857 टू 60, बी 1857 टू 1947, सी 1857 टू 1890 या डी 1845 टू 1947? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1857 टू 1890। नेक्स्ट, द इनॉग्रल इश्यू ऑफ बॉम्बे दर्पण, a Marathi weekly, was published on November 12, 1832, started by a publisher reformer named। मराठी साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण का पहला अंक 12 नवंबर 1832 को प्रकाशित किया गया था तथा इसकी शुरुआत एक प्रकाशक सुधारक के द्वारा की गई थी जिनका नाम था ए जगन्नाथ शंकर, बी विष्णु शास्त्री, सी बाल शास्त्री या डी कृष्ण शास्त्री? जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बाल शास्त्री। बाल शास्त्री जांबेकर जो थे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट करने शुरू किया था, इनके एफर्ट से स्टार्ट हुआ था और इन्होंने फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दर्पण को स्टार्ट किया था ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग। Mahatma Gandhi had been provoked into crusading for the lot of the Asians in South Africa by the British law called the Act। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कई एशियाई लोगों के लिए लड़ाई छेड़ने हेतु एक ब्रिटिश कानून के कारण विवश हो गए थे जिसका नाम था ए अपार्थेड एक्ट यानी रंगभेद एक्ट, बी ब्लैक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट अश्वेतों का पंजीकरण एक्ट, सी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट या डी सब सिटीजन्स लाइसेंस उपनागरिक लाइसेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एशियाटिक पंजीकरण कानून जो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये क्या 1906 के अंदर ये पास किया गया था, ट्रांसवाल जो कॉलोनी थी वहां पे जो रह रहे थे गांधी जी, तो उसका ये स्पेसिफिकली एशियंस जो इंडियंस और चाइनीज है उनको टारगेट करने के लिए ये एक्ट था। इस एक्ट के अंदर क्या था कि हर एक एशियन मेल को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके पास एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका थंब प्रिंटेड होगा, उसके थंब इंप्रेशन होंगे उस सर्टिफिकेट पे, और जब भी डिमांड की जाएगी उसे वो दिखाना पड़ेगा उस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। तो इस लॉ के अगेंस्ट गांधी जी ने फिर क्या स्टार्ट किया? ये सत्याग्रह वहीं पे स्टार्ट किया। अपने पता है 1906 में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में और 1908 में पहली बार ये इम्प्रिजन भी हुए थे गांधी जी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया? भारत में बॉय स्काउट तथा सिविल गाइड आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए रिचर्ड टेम्पल, बी बेडन पॉवल, सी चार्ल्स एंड्रयू या डी रॉबर्ट मॉन्टेगोमेरी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बेडन पॉवल। जो बेडन पॉवल थे ये कौन थे? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और राइटर थे और इन्होंने फाउंड की और ये इसके फर्स्ट चीफ स्काउट भी रहे वर्ल्ड वाइड स्काउट मूवमेंट के, और अपनी सिस्टर एग्नेस के साथ मिलकर इन्होंने वर्ल्ड वाइड गर्ल गाइड या गर्ल स्काउट मूवमेंट भी स्टार्ट किया इन्होंने। और इन्होंने कई ये लिखे जो स्काउटिंग फॉर बॉयज जैसे ये है वर्क, ये इसके अंदर कई सारे वॉल्यूम्स इन्होंने ही लिखे, इसके कई सारे एडिशंस सॉरी, और ये जो एडिशंस जो लिखे थे जो इन्होंने ही इंस्पायर किया स्काउट मूवमेंट को। द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 रिजल्टेड इन द 1854 के वुड्स घोषणा पत्र का परिणाम क्या रहा? ए फाउंडिंग ऑफ सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज, कई भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, बी इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था की शुरुआत, सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा प्रणाली की स्थापना, या डी एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का उन्मूलन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में यह आया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल लीडर टू डिक्राई द सॉल्ट टैक्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर वाज? भारतीय विधानमंडल में नमक कर की निंदा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी नहीं है। गांधी जी ने लेजिस्लेचर में थोड़ी ना किया था, गांधी जी ने तो ओपनली डिफाई किया था सॉल्ट लॉ, ठीक है? तो गांधी जी मत आंसर देना।
तो ये वैसे तो कई सारे ये कांग्रेस के सेशंस के अंदर भी ये कंडेम हुआ है, ये सॉल्ट लॉ, जैसे 1855, 1888, 1892 और 1902 के जो ये सेशंस थे, इनके अंदर सॉल्ट टैक्स काफी लोगों ने कंडेम किया, काफी कांग्रेस लीडर्स ने इससे पहले कंडेम किया, लेकिन लेजिस्लेचर के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कंडेम किया। ये कई बार कई सारे लेजिस्लेचर्स के अंदर ये इलेक्ट हुए थे, बॉम्बे लेजिस्लेटर, इंपीरियल लेजिस्लेटर काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इनके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इन्होंने बजट स्पीचेस भी दी थी, और दी तो यहां पे इन्होंने इनमें से किसी में कंडेम किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले मतलब कि काफी ज्यादा मतलब कि सीवियर रहे थे इसके ऊपर अटैक करने में, बाकी कांग्रेस लीडर्स के कंपैरिजन में सॉल्ट टैक्स पे। और इनके जो अटैक्स होते थे ये मतलब बेवजह के ऐसे ही नहीं होते थे, फैक्ट्स और फिगर्स लेके आते थे। इन्होंने अपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिखाया कि कैसे एक बास्केट सॉल्ट का जो कि जिसकी कीमत 3 पाई लगती है उसको 5 आने के अंदर बेचा जा रहा है। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रांटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस चेंज्ड पार्टली ओविंग टू द भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की अंग्रेजों की सोच में किसके कारण आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ था? ए, चेंज द गवर्नमेंट ऑफ द यूके की सरकार में परिवर्तन, बी, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, सी, ग्रोइंग टाइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर, या डी, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखें, चेंज इन द गवर्नमेंट इन यूके। देखिए आपके 1945 में चर्चिल के बाद क्लीमेंट एटली की गवर्नमेंट आई थी, एटली जो कि साइमन कमीशन के साथ यहां पे आया था। एटली देन बिकेम सिंपैथेटिक टू द इंडियन कॉज, तो ये करेक्ट आंसर है आपका, सही है। नेक्स्ट देखें, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत खर्चा आया था, ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ये कहना बहुत ही मतलब कि जीतने के बाद भी वो खोखली सी जीत रही थी क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। और इसके अंदर क्या था कि इंडिया से इनको बहुत रेवेन्यू मिलता था, लेकिन वो रेवेन्यू मिलना बंद हुआ था क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कमर गांधी जी ने चरखे के द्वारा तोड़ दी थी। तो इस तरीके से ये भी सही है, और ये चरखे ने ये देखिए इनडायरेक्टली कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कि जब ब्रिटेन के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप ही नहीं रहा था इंडिया वाला, वो गांधी जी के चरखे ने इस तरीके से इनकी कमर तोड़ी। तो इस तरीके से चरखे ने आपको आजादी दिलाई। थर्ड ऑप्शन, ये इंडियन नेशनलिज्म जो बढ़ना ये कैसे हुआ था? ये सॉल्ट लॉ जैसे गांधी जी ने ब्रेक करने का किया था तो हर किसी को आजादी का जो एक रस मिल गया था, सब मतलब कि नियम तोड़ना सीख गए थे, कैसे ये अनजस्ट लॉज को तोड़े और कैसे हम आजादी का स्वाद ले सकें। तो ये जो नमक के थ्रू जो आम इंसान जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ गया था, तो इससे इंडियन नेशनलिज्म धीरे धीरे राइज होता गया। तो इस तरीके से नमक ने आपको आजादी दिलाई। तो आप समझे आप चरखे और नमक ने आपको कैसे आजादी दिलाई। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो यानी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो गया। एन एमिग्रे, अ पर्सन और थिंग हु या विच हैज एमिग्रेटेड, कम्युनिस्ट जर्नल ब्रॉट आउट बाय एम एन रॉय वॉज। एम एन रॉय के द्वारा निकाली जाने वाली एक प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? ए, अनुशीलन, बी, द वर्कर, सी, किसान सभा, या डी, वैनगार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वैनगार्ड। ये एम एन रॉय ने 1922 के अंदर स्टार्ट किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये एक तरीके से माउथ पीस कह सकते हैं हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस? 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? A5, B8, C11 या D14? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C11। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, इसके अंदर कितने सेक्शंस थे? 321। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है ये। 321 सेक्शन थे और 10 इसके स्केड्यूल थे। याद रखना, 10 स्केड्यूल, 321 सेक्शन, याद रखना ये दोनों फिगर्स आपको। ठीक है, इसके प्रिंसिपल फीचर्स क्या थे? एक तो इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी और सेंटर में डायरकी एस्टैब्लिश कर दी थी। दूसरा, इससे फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। तीसरा, इसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के ये मेजर्स दिए थे और एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी। इस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर क्या प्रपोज किया गया था कि 11 तो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस होगी, 6 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस होगी और बाकी ये प्रिंसली स्टेट्स जो कि ये इंडियन फेडरेशन में आना चाहें उनकी ये प्रोविंसेस हो जाएंगी। लॉर्ड माउंटबेटन हैड रिप्लेस्ड लॉर्ड whom as the Viceroy of India in 1947?
लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में कौन से वायसरॉय के रूप में कौन से लॉर्ड को एस्टैब्लिश मतलब स्थान लिया था? ए वेवल, बी विलिंगडन, सी लिनलिथगो या डी इरविन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वेवल। वेवल से पहले आपके कौन थे? वेवल से पहले थे आपके लिनलिथगो, लिनलिथगो से पहले थे आपके विलिंगडन और विलिंगडन से पहले थे आपके इरविन। ठीक है, इरविन आपके 1931 तक चले थे, 1926 से लेके 1931 तक आप देख लें। उसके बाद आए विलिंगडन 1931 से लेके 1936 तक, फिर आपके आए 1936 से लेके 1943 तक लिनलिथगो, या और उसके बाद आए 1943 से लेके 1947 तक वेवल। ठीक है, और बाद में 1947 में फिर आपके आ गए थे माउंटबेटन। Who had Gandhi named as Miraban? Who had Mahatma Gandhi named as Miraban? गांधी जी ने किसका नाम मीराबैन रखा था? ए एनी बेसेंट, बी कमला देवी, सी इंदिरा गांधी या डी मैडलिन स्लेड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मैडलिन स्लेड। ये जो थी ये ब्रिटिश सिटीजन थी और ये महात्मा गांधी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को ये प्रमोट करती थी। और ये कौन थी? ये ब्रिटिश रेयर एडमिरल सर एडमंड स्लेड की बेटी थी। बाद में ये 1960s के बाद में ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रिया में चले गई थी, वियना में, क्योंकि इनको बीथोवन का म्यूजिक काफी पसंद था। द माउंटबेटन प्लान डिड नॉट एनविसेज द इंक्लूजन ऑफ विच प्रोविंस इन इंडियन डोमिनियन? माउंटबेटन योजना में भारतीय अधिराज्य में कौन से प्रांत को शामिल करने की परिकल्पना नहीं की गई थी? ए बिहार, बी सिंध, सी मद्रास या डी बॉम्बे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सिंध। तो आप देखेंगे ये सिंध, ये बलोचिस्तान और ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट पंजाब, ये जो प्रोविंसेस थी ये पाकिस्तान का पार्ट इन्होंने रखी थी। Which of the following acts was or were passed in 1856? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1856 में पारित किया गया था? ए कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, जातिगत असमर्थता उन्मूलन अधिनियम, बी द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सी बोथ द अबव या डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। ये कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट आपका आया था 1950 में। द फर्स्ट वर्नेकुलर पेपर समाचार दर्पण वॉज पब्लिश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ? देशी भाषा का पहला अखबार समाचार दर्पण किसके कार्यकाल में प्रकाशित किया गया था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मेटकाल्फ या डी लॉर्ड मैकेले? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये आपका समाचार दर्पण आया था 1818 के अंदर। और ये आपका कौन थे? ये फ्रांसिस रेडॉन हेस्टिंग्स थे, जिनका टेन्योर 1813 से लेके 1823 तक चला था। इनके टेन्योर के अंदर ये आया था समाचार दर्पण। और इनके टेन्योर में और कौन कौन से प्रोमिनेंट इवेंट्स हुए थे? वो थे, एक तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन जो थी, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, वो इन्होंने खत्म कर दी थी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था जो कि नेपाल के साथ हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, नेपालीज बाउंड्रीज से बनी थी। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 के अंदर बनी थी। रियोतवाड़ी सिस्टम मद्रास के अंदर 1820 में इनके टेन्योर में ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। महलवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुआ 1822 के अंदर। और हिंदू कॉलेज जिसको कि आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये कलकत्ता में 1817 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये सारे आपके हुए थे लॉर्ड रेडॉन हेस्टिंग्स के टाइम में। इन विच ईयर वॉज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? बर्मा भारत से किस वर्ष में अलग हुआ था? ए 1863, बी 1902, सी 1937 या डी 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1937। ये बर्मा 1824 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश रूल के अंडर रहा था और 1937 में ब्रिटेन ने इसको अलग कर दिया था इंडियन प्रोविंस से, इंडियन कॉलोनी से। इसको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया था और कहा था इसकी फुली इलेक्टेड असेंबली होगी जिसके अंदर बर्मीज जो लोग हैं इनको काफी ज्यादा पावर्स दे दी जाएगी। हाउ मेनी वॉलंटियर्स हैड accompanied महात्मा गांधी ऑन द फेमस दांडी मार्च ऑफ मार्च 12, 1930? 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक शामिल हुए थे? A 13, B 44, C 78 या D 108?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 78। बाद में आपको मैंने बताया 2 और मिल गए थे, बाद में 80 हो गए थे, लेकिन इनिशियली 78 आश्रमाइट्स थे। Who had observed that good government was never a good substitute for self government? किसका मानना था कि अच्छी सरकार कभी भी खुद की सरकार यानी स्वशासन का एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकती? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी दयानंद या डी अरविंद घोष? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैड इन पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टेड इन विच मूवमेंट? हिंदू मुस्लिम एकता विशेष रूप से किस आंदोलन में नजर आई थी? ए स्वदेशी, बी क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, सी नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग, या डी सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, जिसको कि फिर गांधी जी ने, आपको ध्यान है, खिलाफत के साथ जोड़ा था। इस वजह से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऐसी भयंकर दिखी जैसी कभी नहीं दिखी। ये गांधी जी का मतलब कि काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा कि मुस्लिम सपोर्ट लेने में इस चीज के अंदर। द लीडर हु क्विट पॉलिटिक्स रिटायर्ड टू पौंडीचेरी एंड सेट अप एन आश्रम देयर वाज? वे कौन नेता थे जिन्होंने राजनीति छोड़कर पौंडीचेरी में शरण ली तथा वहां पर एक आश्रम की स्थापना की थी? ए लोकमान्य तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी भीकाजी कामा या डी अरविंद घोष? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। ये जो चले गए वहां पे आप पौंडीचेरी में, और वहां पे इंटीग्रल योगा की जो आपकी स्थापना की थी, इंटीग्रल योगा अगर क्वेश्चन आए किसने फाउंड किया तो वो था अरविंद घोष ने। ये 1926 के अंदर इन्होंने फिर मीरा अल्फसा, जिन्हें की द मदर कहते हैं, ये इनकी स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी, इनके साथ मिलके श्री अरविंद आश्रम भी इन्होंने फाउंड किया वहां पे। और इन्होंने कौन कौन सी मेन बुक्स लिखी थी? द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। ये 3 मेन इनकी बुक्स हैं। जवाहरलाल नेहरू हैड हेल्प्ड टू स्टार्ट द न्यूज़पेपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार को शुरू करने में सहायता की थी? ए पायनियर, बी नेशनल हेराल्ड, सी केसरी या डी पैट्रियट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड ये 1938 में नेहरू जी ने एस्टेब्लिश किया था। ये एज अ टूल टू विन इंडियन इंडिपेंडेंस इसको ये यूज लेना चाह रहे थे, लेकिन 1942 के अंदर एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये इंडिया का रहा था जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया था उसके बाद, और इसके अंदर ये ओकेजनली नेहरू जी भी अपने ओपेट्स लिखते थे। तो देखिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ओपेट्स लिख रहा है तो न्यूज़पेपर कितना बड़ा हो गया। The act constituting the first legislative interference by the British Parliament in the affairs of India was the? भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद के पहले विधायी हस्तक्षेप का माध्यम कौन सा अधिनियम बना था? ए फॉक्स इंडिया एक्ट ऑफ 1783, बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या डी डेक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Who had been the first to emphasize the literature and science through the English essential for building a modern India? आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजी के माध्यम से साहित्य और विज्ञान पर जोर देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजा राम मोहन राय या डी मदन मोहन मालवीय? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में डेविड हैरे के साथ मिलकर 1817 के अंदर फाउंड किया था। फिर 1822 के अंदर इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल भी फाउंड किया था। इनका मानना था कि ये वेस्टर्न लर्निंग है, ये यहाँ पे इंडक्ट कर दी जानी चाहिए इंडियन एजुकेशन के अंदर, इसलिए इन्होंने वेदांता कॉलेज 1826 में फाउंड किया था, जिसके अंदर कि वेस्टर्न और इंडियन लर्निंग का सिंथेसिस था। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय द? भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या डी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और ये आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इससे आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम वो क्रिएट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आपका क्या क्रिएट किया गया था? वो आपका वायसरॉय का ऑफिस क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट,
द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वाइसरॉय के काल में पारित किया गया था? ए रिपन, बी कर्जन, सी हेस्टिंग्स या डी डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। ये 1904 के अंदर पास किया गया था। इन द एब्सेंस ऑफ महात्मा गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा असफ अली या डी सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणा असफ अली जो थी, ये आपको ध्यान है ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग इन्होंने झंडा फहराया था। द इंडियन नेवल म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक प्लेस इन द ईयर, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1857, बी 1919, सी 1946 या डी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1946। Who was in command of the nationalist movement before Mahatma Gandhi had assumed leadership of the Congress? गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से पहले राष्ट्रवादी आंदोलन के कमान कौन संभाल रहे थे? ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय या डी लोकमान्य तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वीमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए रानी अहिल्या देवी, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रानी ऑफ थोमी या डी ढोंडो केशव कर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ढोंडो केशव खरवे जो थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने की वीमेन वेलफेयर के लिए काफी काम किया था और इन्हीं की ऑनर में क्वींस रोड जो कि मुंबई में, इसको रीनेम करके महर्षि कर्वे रोड कर दिया गया। जो ये थे विडोज जो एजुकेशन थी इसको काफी प्रमोट इन्होंने किया था। और श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से वीमेंस यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में, ये इन्होंने 1916 ईयर आपको याद रखना है 1916 के अंदर फाउंड की थी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किस स्थान पर किया गया था? ए लखनऊ, बी ढाका, सी लाहौर या डी अलीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ढाका यानी ढाका। Who had stated that with regard to the formation and recent date of the Indian National Congress, a safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action was urgently needed. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन तथा उद्देश्य के संबंध में किसने कहा था? हमारी अपनी कार्यवाही से उत्पन्न महान और बढ़ती ताकतों से सुरक्षित निकालने के लिए एक सुरक्षा वाल्व का तत्काल आवश्यकता थी। ए लॉर्ड कर्जन, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी एनी बेसेंट या डी एओ ह्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द लीडर ऑफ अ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट्स इन संबलपुर, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में हुए कई ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता थे? ए कटाबोमन, सी सुरेंद्र साई, सी उतिरत सिंह या डी सैयद अहमद बरेवली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र साई। जो ये सुरेंद्र साई थे ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने की कई सालों तक वेस्टर्न ओडिशा के जो रीजन को ब्रिटिश रूल से प्रोटेक्ट करके रखा। 1857 का जो अपराइजिंग थी उसके अंदर कई सिपाहियों ने सुरेंद्र साई और उनके भाई उदयंत साई को आजाद कर दिया और फिर ये संबलपुर का जो रेजिस्टेंस इनकी सुरेंद्र साई की लीडरशिप के अंदर काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन अ हाई कोर्ट जज, एन इकोनॉमिस्ट, अ सोशल रिफॉर्मर अमंग द फाउंडर्स ऑफ द आईएनसी और ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिसाइड्स बीइंग रिगार्डेड बाय एओ ह्यूम एज हिज पॉलिटिकल गुरु। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक अर्थशास्त्री, एक सामाजिक सुधारक तथा आईएनसी के संस्थापक में से एक थे जिन्हें एओ ह्यूम अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी एमजी रानाडे या डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एमजी रानाडे। ये गोपाल कृष्ण गोखले के भी पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टेकन बॉम्बे फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किससे प्राप्त किया था? ए द डच, बी चार्ल्स फर्स्ट, सी चार्ल्स सेकंड या डी द फ्रेंच। जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स सेकंड। इन्होंने आपकी शादी की किससे? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो कि पोर्चुगल किंग जॉन 4 की बेटी थी, उनके साथ इन्होंने शादी की। ये इंग्लैंड के किंग थे चार्ल्स सेकंड इन्होंने, और इससे फिर डॉरी में इनको बॉम्बे का पोजेशन मिल गया था।
द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वॉज, प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंथन देयर फोर्टिफिकेशन एट फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम में अंग्रेजों के द्वारा किलाबंदी को मजबूत करने का प्रयास। बी, द इंग्लिश सपोर्ट एंड असाइलम ऑफ द पॉलिटिकल राइवल्स ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के राजनीतिक दुश्मनों को अंग्रेजों का समर्थन तथा आश्रय। सी, मिसयूज ऑफ दस्तक्स पासिस ऑफ फ्री ट्रेड बाय द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स, कंपनी तथा इसके अधिकारियों के द्वारा दस्तकों का अनुचित प्रयोग। या डी, सिराजुद्दौला's अटैक ऑन फोर्ट विलियम एंड कैप्चर ऑफ कलकत्ता's अलीनगर, सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर आक्रमण तथा कलकत्ता का यानी अलीनगर पर कब्जा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो सिराजुद्दौला का अटैक जो था फोर्ट विलियम पे, ये मिसयूज दस्तक वाला तो आपको ध्यान है, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो ये रेवेन्यू वाला जो मिसयूज था वो रीजन था, मैं आपको पहले क्वेश्चन कराया था। तो ये जो था ये इसके अंदर सीज ऑफ कैलकाटा जो हुई थी 1756 के अंदर हुई थी, ये सिराजुद्दौला ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था फोर्ट विलियम के और इसको कब्जा कर लिया था। द इंडियंस वर अलाउड टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय, भारतीयों को अपना संविधान तैयार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? ए, द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, सी, ऑगस्ट ऑफर, या डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ध्यान होगा ऑगस्ट ऑफर, ये मैंने आपको बताया भी था ऑगस्ट ऑफर में क्या क्या मिसेस किया गए थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसरॉय को इसको ज्यादा एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर इंडियंस को ज्यादा दिया जाएगा वेटेज, ठीक है। वॉर एडवाइजरी काउंसिल रखी जाएगी और इसमें जिसमें कि माइनॉरिटीज को फुल ओपिनियन दिया जाएगा और इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को फ्रेम करने का ये राइट दिया जाएगा जब वॉर एंड हो जाएगा। इसके रिटर्न में ये होप किया जा रहा था कि ये जो भी इंडियन जो सारी पार्टीज थी ये ब्रिटिश जो एफर्ट है वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको सपोर्ट करेंगे। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस बाय द एक्ट ऑफ, गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ए, 1858, बी, 1861, सी, 1860 या डी, 1871। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1861 जो था इस एक्ट के द्वारा ये दिया गया था। इससे क्या था कि जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसको कैबिनेट रन पोर्टफोलियो सिस्टम इसको बना दिया गया था और इसके अंदर क्या था, ये अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम नहीं चल रहा था तो वाइसरॉय एक ऑर्डिनेंस ला सकता था जो कि 6 महीने तक लास्ट करता था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स फॉर द काउंसिल ऑफ बंगाल वाज रेज्ड फ्रॉम 22। बंगाल के परिषद के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़कर क्या कर दी गई थी? A 60, B 50, C 70 या D 25। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B 50। जैसे ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 ने तो इसको 20 तक कर दिया था, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने इसको बढ़ा के 50 कर दिया था। Provision was made in the Act of 1919 for the appointment of a commission in which year to investigate the working of the Constitution। 1919 के अधिनियम में संविधान के कामकाज की जांच करने के लिए किस वर्ष में एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? 1930, 1929, 1939 या 1925। तो आपको ध्यान है साइमन कमीशन 1928 के अराउंड आया था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोविजन 1929 का रखा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चर्चिल रिप्लेस्ड हुम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चर्चिल ने किसका स्थान लिया था? ए चैम्बरलैन, बी एटली, सी डिसरायली या डी एस्क्विथ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कल ही मैंने बताया था चैम्बरलैन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द मटेरियल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर ड्रॉन फ्रॉम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की सामग्री कहां से ली गई थी? साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू कमिटी रिपोर्ट, द व्हाइट पेपर इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म से ये नहीं लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बोरोड इट्स प्रीएम्बल फ्रॉम। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की प्रस्तावना कहां से ली गई थी? ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, B the Constitution of Australia, C from the Government of India Act of 1919 या D from Pitt's India Act। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C from the Government of India Act 1919। नेक्स्ट, a federal railway authority was established by the act of। किसके अधिनियम के द्वारा एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? A 1909, B 1919, C 1935 या D 1861।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ 1935. Who said that he had not become His Majesty's first minister to preside over the liquidation of the British Empire? किसने कहा था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन की अध्यक्षता करने के लिए अपने महामहिम के पहला मंत्री नहीं बना है? ए एटली, बी चर्चिल, सी डिज़रायली या डी लॉर्ड गॉर्ज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश फोर्सेस वर डिफीटेड एट. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं को कहां पे पराजित किया गया था? ए लंदन, बी डनकर्क, सी पेरिस या डी लिवरपूल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो बैटल ऑफ डनकर्क था इसके अंदर आपके ये 1940 के अंदर हुआ था, फ्रांस के अंदर डनकर्क में. यहां पे स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हुई थी जर्मन फोर्सेस की, और जो ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस थी इनको रिट्रीट करना पड़ा था ब्रिटेन में. वी डू नॉट सीक आवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटेन्स र्यून सैड. यह आज का लास्ट क्वेश्चन. हमें ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी आजादी नहीं चाहिए, किसने कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए ये बर्बादी बुर्बादी की बात आपको गांधी जी के पास कभी नहीं मिलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ही है. ये कोई भी बर्बादी हिंसा से आपके आजादी नहीं चाहते थे. तो आज के अपने 50 क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं. आई होप आपकी आज की क्लास में आपको मजा आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड गुड लक.